हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर पार्ट 4 शब्द विचार। शब्द विचार को इंग्लिश में कहते हैं मार्फोलॉजी। ओके स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में समझाया था आप लोगों को शब्द किसे कहते हैं। शब्द का जो भेद है उत्पत्ति के आधार पर पहला मैंने समझाया था। अब मैं दूसरा आप लोग को आज समझाने जा रही हूं रचना के आधार पर। आइए पढ़ते हैं। रचना अर्थात शब्दों का निर्माण कैसे होता है। रचना अर्थात शब्दों का निर्माण कैसे होता है। शब्द बनते हैं किस आधार पर, शब्द हम लोग जो बनाते हैं वो किस आधार पर बनता है। ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। ओके स्टूडेंट, आइए हम अब पहला पढ़ते हैं। रचना के आधार पर उसका पहला भेद पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है। ठीक है, कि वो जो शब्दों है उसका अर्थ एकदम निश्चित होता है, लेकिन उनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। वो जो शब्दों है उसका मीनिंग निकलता है, निश्चित अर्थ निकलता है, मगर जब हम लोग उस शब्दों को तोड़ देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे जल अथवा कमल। ठीक है, इन शब्दों के यदि खंड किए जाए, ठीक है, जल अथवा कमल, अगर हम लोग जल को शब्दों को तोड़ दे, ज प्लस ल या क प्लस म प्लस ल, ठीक है, तो कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। इसमें जल अथवा कमल जो लिखा था उसमें अर्थ निकल सकता है, लेकिन हम लोग जब जल को तोड़ देंगे और कमल का खंड कर देंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, इन खंडों में ल का अथवा क कौमा म का अलग से कोई अर्थ नहीं है। जल अथवा कमल में ना तो उपसर्ग है, जल अथवा कमल में ना तो उपसर्ग है और ना ही क्या है? प्रत्यय है। ना ही उपसर्ग है ना ही प्रत्यय है। इनका अर्थ निश्चित है। जल और कमल कहते ही हमारे आंखों के सामने पानी और एक विशिष्ट फूल, यानी विशिष्ट फूल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिक फ्लावर, एकदम अलग का चित्र उभर जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम सेकेंड पढ़ेंगे यौगिक शब्द। जिन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, जिन शब्दों का हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको खंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अथवा जो शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दों के युग से बने होते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जिन शब्दों को हम लोग खंड कर सकते हैं अथवा जो शब्द एक से अधिक बनते हो, और क्या है? शब्दांशों के योग से बनते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। इनमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का योग रहता है। ठीक है, यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनता है उन्हें अलग करने पर उनके अर्थ प्रकट होते हैं। अगर हम लोग खंड कर रहे हैं तो उनका अपना अपना अर्थ निकलता है। जैसे विद्यार्थी में यानी क्या होगा? विद्यार्थी में विद्या प्लस आरती, हम लोग ये संधि में किए थे ना, विद्या प्लस आरती। पाठशाला में क्या होगा? पाठ और शाला यानी पाठशाला। तो प्रत्येक में क्या हुआ? 2-2 शब्द निकला और इनके अर्थ भी स्पष्ट हुए, है ना। ओके, अब हम तीसरा पढ़ेंगे क्या? योग रूढ़ शब्द। यौगिक प्लस रूढ़ अर्थात जो शब्द यौगिक भी हो तथा रूढ़ भी हो, उसमें यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो। मतलब मैंने अभी क्या समझाया था?
रूढ़ में क्या होता है, शब्दों का अर्थ निश्चित होता है, लेकिन अगर हम लोग उसका शब्द को अलग अलग खंडों में तोड़ देते हैं तो वो उसमें कोई भी अर्थ नहीं निकलता। और यौगिक में क्या था कि अगर हम खंड किए करते हैं अथवा शब्द में अनेक अर्थ निकल सकते हैं, अपना अलग अलग शब्द का मीनिंग निकल सकता है, समझे। तो यौगिक रूढ़ में क्या बोला है, यौगिक प्लस रूढ़, अर्थात जो शब्द यौगिक भी है और रूढ़ भी है, ठीक है, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। यानी कोई भी अगर शब्द हो, ठीक है, होता है तो वो किसी भी निश्चित अर्थ को प्रकट कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे जलज, ठीक है, जलज तो शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जल प्लस ज, जलज, ठीक है। तो क्या हुआ, जल प्लस ज अर्थात जल में जन्म लेने वाला, जलज, जल में जन्म लेने वाला, क्योंकि क्या था, यौगिक में था ना, शब्दांशों के योग से बने हुए, ठीक है। अब जल में तो हजारों वस्तुएं जन्म लेते हैं, लेकिन जलज शब्द का अर्थ कमल का फूल ही लिया जाता है, ठीक है। अर्थात जलज शब्द का प्राचलिक को रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, महादेव, महा प्लस देव, महान है जो देव, ठीक है, सभी देव महान है, परंतु शिव जी के लिए ही रूढ़ हो गया है, प्रचलित हो गया है, ओके। अब हम लोग तीसरा क्या पढ़ेंगे, व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर। भाषा का स्वार्थिक महत्वपूर्ण अंग है उसका प्रयोग, ठीक है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। क्या कह रहे हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। शब्द भाषा में प्राण तत्व है। वाक्यों में शब्दों के प्रयोग के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, ठीक है। व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो अब हम पढ़ेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। पहले हम ये जान ले कि विकारी का क्या अर्थ होता है। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तनशील, ठीक है, जो बदल जाए, परिवर्तन हो उसका, ताकि वो बदल जाए, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विविध लिंग हो, वचन होता है, कारक आदि के कारण इनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह विकारी शब्द को भी कितने भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट भेद पढ़ते हैं। क्या है, व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर का उनका दूसरा भेद क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ होता है जिनमें परिवर्तन ना हो, ठीक है, उनमें विकार ना आए, कोई भी परिवर्तन ना हो, किसी में भी बदलाव ना हो। जिन शब्दों में किसी भी दशा में कोई भी परिवर्तन ना हो सके, जो हर स्थिति हर एक दशा एक जैसे रहे, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, एक और बोलते हैं अव्यय भी इन्हें कहा जाता है। अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है, अव्यय भी इन्हें कहा जाता है। इसी तरह अविकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबोधक और तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयदी बोधक। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मैं अगले वीडियो में शब्दों का जो नेक्स्ट भेद है वो बता दूंगी। थैंक यू।